हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। आज इस क्लास में कोशिका से आने वाले सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जिससे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलती नहीं हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी क्लास की यह है कि आपको हर प्रश्न डायग्राम के साथ समझाने वाला हूं, और मैं हर क्लास में डायग्राम के साथ ही सभी क्लास को डिस्कशन कराया है, जिससे आप हर छोटी से छोटी बातों को अच्छे से समझ सको। जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ सभी के सभी अभी याद हो जाएंगे। दोस्तों, हम पूरी वीडियो में जान लगा रहे हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते पहला हैं। क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी भोजन का पाचन, ऑप्शन डी भोजन का अवशोषण। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, देखिए डायग्राम में ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। ये सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पूरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह क्या कार्य करती है? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो जो हीमोग्लोबिन है उस ऑक्सीजन को लेकर कोशिका में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, और वहां ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एक साइकिल चलाता है और एक चेन रिएक्शन करता है, जिसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अतः इस चेन रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और ये कोशिका के अंदर केवल यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही यह क्रेब चक्र चलता है, और इसके फलस्वरूप हमें एटीपी का निर्माण होता है, और यह 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इस कारण हमें इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, यानी ऊर्जा का घर कहते हैं। तो ये इसके अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे कोशिका में, तो ये जो भोजन का जो ऑक्सीकरण है ये बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का ऑक्सीकरण। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, रसधानी यानी वैक्यूल्स का कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल को संचित यानी स्टोर रखना, ऑप्शन बी प्रोटीन को संचित रखना, ऑप्शन सी वसा को संचित रखना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये रसधानी होती है यह पादप सेल में बहुत ही बड़ी होती है और मानव सेल में बहुत ही छोटी होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा सेल है, सेल का डायग्राम दिया गया है, और इसी सेल में ये जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है यहाँ पर, यही है वैक्यूल्स। तो इसी को हम लोग रसधानी कहते हैं। तो ये जो रसधानी है यह हमारे शरीर में 65 से 70% पानी को स्टोर रखता है। यदि यह सारी पानी कोशिका के रसधानी में ही स्टोर रहती है, और यह मनुष्य यानी जंतु में छोटा होता है और पेड़ पौधों में बड़ा होता है। तो इसका कार्य क्या होता है? जल को संचित यानी स्टोर रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, डायग्राम के कारण मैंने हर एक जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी वीडियो हैं, जितने भी प्रश्न को हम लोग डायग्राम ऐड करता हूं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी ये वीडियो उनको पहुंच सके। नेक्स्ट है, तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए जॉर्ज गाल्जी, ऑप्शन बी वोवेरी, ऑप्शन सी इवानोवस्की, ऑप्शन डी वाटसन। तो जो ये तारककाय है यानी सेंट्रोसोम, इसका कार्य क्या होता है पहले देख लीजिए डायग्राम में। ये जो है सेल का स्ट्रक्चर है, और इसी सेल में ये जो आप लोग पिंक कलर का देख रहे हैं, रेड पिंक कलर का, इसी को ये जूम करके यहाँ पर ये सेंट्रोसोम को बड़ा करके दिखाया गया है। तो ये है सेंट्रोसोम यानी तारककाय। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह कोशिका विभाजन में कार्य करता है। कोशिका का विभाजन मतलब एक कोशिका टूटकर दो कोशिका का निर्माण करता है। यह कोशिका का पुनः निर्माण करता है। यह सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, इसलिए लीवर की कोशिका अगर तेजी से पुनः निर्माण कर लेती है। और यह सेंट्रोसोम ब्रेन में यानी न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता, इसलिए ब्रेन में जो न्यूरॉन कोशिका होती है उसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये तारककाय का मेन फंक्शन क्या है? ये कोशिका विभाजन में कार्य करता है। तो इसका खोज जो है ये बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग सेंट्रोसोम के बारे में विस्तार से जान गए कि सेंट्रोसोम क्या है, इसका कार्य क्या है, और इसके खोजकर्ता कौन है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो जो ये फूल और जो बीज होता है, फूल का जो पंखुड़ी होती है उसमें रेड कलर, ब्राउन, ग्रीन, व्हाइट, ये सब जो कलर है ये सब किसके कारण होता है? तो ये देखिए, पहले ये पादप कोशिका है यानी प्लांट सेल है। इसी के अंदर ये जो प्लास्टिड पाए जाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्लास्टिड का चित्र दिया गया है। और इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और इसी के अंदर ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो जो फूलों का जो बीजों का जो रंग प्रदान करता है, यह कौन करता है? यह करता है क्रोमोप्लास्ट।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। तो जो प्लास्टिड होता है, प्लांट सेल में जो प्लास्टिड पाया जाता है, यह 3 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो ये पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ये जो प्लास्टिड का चित्र दिया गया है, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारककाय यानी सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी ऊर्जा निर्माण, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये डायग्राम देख लीजिए, ये सेल का डायग्राम है। इसी के अंदर ये सेंट्रोसोम यानी तारककाय पाया जाता है, जिसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। तो सेंट्रोसोम क्या होता है? यह कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का मतलब एक कोशिका टूटकर 2 कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। यह कोशिका का पुनः निर्माण करता है। यह सबसे ज्यादा लीवर में पाया जाता है, इसलिए लीवर की कोशिका तेजी से पुनः निर्माण करती है। और यह सेंट्रोसोम जो होता है, यह ब्रेन यानी न्यूरॉन कोशिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका मेन कार्य क्या है? ये सेंट्रोसोम का मेन कार्य है कोशिका का विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए तारककाय यानी सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यानी अंतःप्रद्रव्य जलिका, यह कोशिका के अंदर एक कंकाल का कार्य करती है। जिस प्रकार आपके घर में कोई बीम यानी पिलर दिया गए होते हैं, उसी तरह यह कोशिका के अंदर एक पिलर दिए जाते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है अंतःप्रद्रव्य जलिका में यह पाए जाते हैं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये चित्र दिया गया है। तो इसका क्या कार्य होता है? यह कोशिका को पिचकने नहीं देता है, जिस कारण यह कोशिका का आंतरिक कंकाल इसको कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप ये जो येलो कलर का देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मैंने अभी इसके पहले बताया, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 हिस्सा होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी के ऊपर ये जो डॉट डॉट के भांति आप लोग देख रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम पाया जाता है। यही डॉट डॉट जो दिख रहा है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, रफ वाले हिस्से में, प्लेन वाले हिस्से में नहीं। और ये राइबोसोम क्या कार्य करता है? यह राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसलिए इसे हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोसोम। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी केंद्रक, ऑप्शन डी राजधानी। तो जो कोशिका होती है, कोशिका का जो डायग्राम है, इसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। इसी को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो लाइसोसोम है, इसका कार्य क्या है? अगर मान लीजिए कोई कोशिका के अंदर जितने भी अंग हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, ये सब अगर काम करना ठीक से काम नहीं करते हैं, तो ये उसे पाचन कर देता है यानी गला देता है। इसके अंदर ये जो लाइसोसोम है, इसी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। वो अगर ये फट जाता है तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर निकलता है और सारे कोशिका को पूरा नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, आप लोग डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ गए होंगे कि लाइसोसोम क्या है और इसका कार्य क्या है और ये क्या करता है। नेक्स्ट है, पादपों यानी प्लांट्स का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लवक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पादप होते हैं यानी प्लांट सेल, प्लांट में जो सेल पाए जाते हैं, उस सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग ये प्लास्टिड यानी लवक होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था 3 प्रकार कौन कौन?
क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड का डायग्राम दिया गया है, ये केवल पादपों में ही पाया जाता है। यह सबसे बड़ा कोशिकांग प्लांट सेल का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लवक यानी प्लास्टिड। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए पुरकिंजे, ऑप्शन बी ऑल्टमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं, ये अंदर लिक्विड, एक गाढ़ा लिक्विड भरा रहता है, इसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है केंद्रक के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाए जाते हैं लिक्विड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जो कोशिका के अंदर जो ये गाढ़े रंग का जो लिक्विड पाए जाते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम साइटो है और इसका अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो जीव द्रव्य, इसका कार्य क्या है? इसे हम लोग जीवन का आधार कहते हैं। सभी जितने भी जैविक क्रियाएं होती है, इसी द्रव के अंदर होती है, और इसका निर्माण 80% भाग जल का बना होता है। तो आप लोग जान गए, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलकर ही ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म समझ गए, जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरे रहते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरे रहते हैं उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर यह प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है, मानव में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 42। मानव में क्रोमोसोम 46 होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव में कितने जोड़े यानी कितने पेयर्स होते हैं, तो 23 जोड़े तब बोलेंगे। और अगर ऐसे पूछा कि मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 44 + 2, जो दो कोशिकाएं, जो दो क्रोमोसोम होता है उसे ऑटोसोम कहते हैं। देखिए ये है सेल, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, ये इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये क्रोमोसोम है। और ये क्रोमोसोम कितने जोड़ी होती है? 23 पेयर्स, और इसकी संख्या कितनी होती है? 44। 23 + 23 46। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए पादप, ऑप्शन बी जंतु, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कोशिका जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये दो तरह की कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग का अभाव पाया जाता है। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम पाया जाता है, बाद बाकी और कुछ नहीं पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये जो एक कोशिकांग जो होते हैं, ऐसे जीव जैसे विषाणु, जीवाणु, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, तो इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, क्योंकि ये पादप में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। हम लोग में यूकैरियोटिक कोशिका और पादपों में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। आई होप आप लोग कोशिका के बारे में समझ गए होंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होता है, ये हम लोग मनुष्य और जंतु और पादपों में पाया जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यह एक कोशिकीय जो अंग वाले जो जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी पेप्टिडोग्लाइकेन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी वसा। जो हम लोग पहले पढ़े थे, जो सेल जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो मानव में जो कोशिका होती है, वो कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। और जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। और जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया जो ये पाया जाता है, देख लीजिए ये बैक्टीरिया है, यह जीवाणु, इसके अंदर जो ये बाहर का जो ये कोशिका जो भित्ति है, यह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो प्रोटोप्लाज्म के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया इसके पिछले क्वेश्चन में, कि
प्रोटोप्लाज्म जो होता है यह दो कोशिकाओं से दो इसके भाग होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर ही ये हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। जो कोशिका के अंदर पाया जाता है जो द्रव, यह कोशिका द्रव कहते हैं यानी साइटोप्लाज्म, और जो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इन दोनों को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों तो आपने देखा डायग्राम के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन को मैंने कराया, इससे एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो इसको बार बार मेमोराइज कीजिएगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।